साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है? एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसका उपयोग धन आवेशित कणों को, जो कि भारी धन आवेशित कण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण इत्यादि को उच्च वेगों तक त्वरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या है ये? विद्युत चुंबकीय युक्ति, यानी इसमें विद्युत क्षेत्र का भी उपयोग होता है और चुंबकीय क्षेत्र का, इसलिए इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय युक्ति। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसका उपयोग भारी धनावेशित कणों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को उच्च वेगों तक त्वरित करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, ये साइक्लोट्रॉन। अब आता है इसका सिद्धांत। सिद्धांत देखो क्या कहता है। सिद्धांत इसका ये कहता है कि जब भारी धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन, अल्फा कण है, प्रोटॉन, जब इन कणों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबक होता है बीच में इस तरह का, ये डीज होते हैं, आगे बताते हैं, तो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके जहां पर हम उच्च आवृत्ति के परंतु अपेक्षाकृत कम प्रत्यावर्ती विभव द्वारा विद्युत क्षेत्र, यानी क्या कर रहे हैं हम, न्यूट्रॉन अल्फा कण, जो भारी धनावेशित कण है, उनको हम दोनों क्षेत्रों से गुजारते हैं, विद्युत क्षेत्र से और चुंबकीय क्षेत्र से। विद्युत क्षेत्र की विशेषता कि वो चुंबकीय क्षेत्र के ठीक लंबवत होता है, तो लंबवत और चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली होता है, विद्युत क्षेत्र प्रत्यावर्ती होता है, ना एसी होता है, जिसकी आवृत्ति 10 की पावर 6 हर्ट्ज के बराबर और जिसका जो विभव है वो 10 की पावर 4 वोल्ट के लगभग बराबर विभव होता है। ऐसे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से अगर इन धनावेशित कणों को बार बार गुजारा जाए तो होता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो इन धनावेशित कणों को वृत्तीय मार्ग पर ले जाता है, क्योंकि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्तीय मार्ग का अनुसरण करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र इन भारी धनावेशित कणों को वृत्तीय मार्ग प्रदान करता है, जबकि विद्युत क्षेत्र हर चक्र में इन आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करता है। तो दोनों क्षेत्रों का मतलब समझ में आ गया। वृत्तीय मार्ग पर कौन गति कराता है? चुंबकीय क्षेत्र। ऊर्जा में कौन वृद्धि कराता है? विद्युत क्षेत्र। यानी हर चक्र में ये घूमता है वृत्तीय मार्ग पर, तो हर चक्र में इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है और इस ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ ये शक्तिशाली वृत्तीय मार्ग पर ये गति करता है और उसको वृत्तीय मार्ग उत्पन्न कराता है, उपलब्ध कराता है। चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय मार्ग के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल चुंबकीय बल से हमें प्राप्त होता है। तो ये है इसका सिद्धांत। बहुत आसान है। जब कोई भारी धनावेशित कणों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके, जो कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, उस क्षेत्र में से बार बार गुजारा जाए तो हर चक्र में ऊर्जा में वृद्धि होती है और हम उच्च वेगों तक इसे त्वरित कर सकते हैं। इस युक्ति का ये सिद्धांत है। रचना में देखो क्या क्या होता है। D1 और D2 नाम के दो खोखले धातु के अर्धवृत्ताकार पात्र होते हैं। अर्धवृत्ताकार कैसे? धातु के जैसे ये बेलन है, ठीक है, इसको आपने आधा काट दिया तो आधा वृत्त बन गया है, और ये आधा वृत्त जो बना है ये D की आकृति का है। देखो ये D, ये भी D। तो धातु के बने हुए खोखले अर्धवृत्ताकार दो पात्र होते हैं जिन्हें डीज कहा जाता है। डी तो हो गया, एक को एस लग गया तो डीज, इन्हें डीज कहा जाता है। इन डीज की विशेषता ये होती है कि ये डीज के जो व्यास होते हैं वो एक दूसरे के समांतर होते हैं। एक डी ये है, इसका ये व्यास है, ये दूसरी डी है, इसका ये व्यास है, वो एक दूसरे के कैसे रहते हैं? समांतर रहते हैं। और इन डीज के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो 0 होता है। इन दोनों डी की विशेषता ये भी है कि इन दोनों डी के दोनों सिरों पर रेडियो दोलित्र एक उपकरण होता है जो हमें प्रत्यावर्ती स्रोत उपलब्ध कराता है। एसी का सोर्स हमें क्या करता है? उपलब्ध कराता है। तो रेडियो दोलित्र की सहायता से 10 की पावर 6 हर्ट्ज और 10 की पावर 4 वोल्ट का हम प्रत्यावर्ती स्रोत इन D1 और D2 के बीच आरोपित करते हैं या लगाते हैं। तो जब हम इनके बीच स्रोत लगाते हैं
इसके साथ साथ इसकी रचना में क्या होता है, N और S ये चुंबक के दो ध्रुव हैं। इसकी सहायता से शक्तिशाली और विद्युत क्षेत्र के ठीक लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। डीज के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जबकि इस डीज के जैसे ही बाहर निकलता है यहाँ विद्युत क्षेत्र आ जाता है, तो विद्युत क्षेत्र से हर चक्र में ये क्या होता है, त्वरित होता चला जाता है। ठीक है, और लास्ट में जाके जब उच्चतम ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तो विक्षेपक प्लेट की सहायता से इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो डीज की विशेषता आपको समझ में आई है। डीज ये सारी की सारी जो व्यवस्था है, वो सारी की सारी व्यवस्था एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र और सब की सब व्यवस्था को एक निर्वात के अंदर रखा जाता है। तो ये इसकी रचना हो गई। अब देखते हैं इसकी कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये D1 और ये D2 दो डीज हैं, इनके बीच हमने प्रत्यावर्ती स्रोत लगा दिया है। इसकी विशेषता ये होती है कि ये हर आधे चक्र में अपनी दिशा बदल देता है। मान लो पहले आधे चक्र में जो सिरा पॉजिटिव है तो अगले ही आधे चक्र में वही सिरा नेगेटिव हो जाएगा। यानी जैसे यहाँ समझ सकते हो ये D1 है और ये D2 है। D1 अगर मान लो प्लस से जुड़ा है और D2 माइनस से जुड़ा है, तो जैसे ही प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्र पूरा होगा तो फिर अगला आएगा, तो ये माइनस आ गया। पहले प्लस था माइनस, तो जो सिरा पहले प्लस था वही आधे चक्र के बाद माइनस हो जाएगा। तो D1 पहले प्लस का था, D2 माइनस का था, आगे आधे चक्र के बाद D1 माइनस का हो जाएगा और D2 प्लस का। तो ये D1 है और ये D2, इस तरह से ये माइनस प्लस। फिर आधे चक्र के बाद फिर D1 क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, D2 क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर आधे चक्र के बाद D1 माइनस आ जाएगा, D2। ये इस प्रक्रिया हर आधे चक्र के बाद इसकी ध्रुवता कहते हैं, ध्रुव, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। तो इसकी ध्रुवता हर आधे चक्र के बाद बदलती रहती है। अब हमें करना क्या है, इन दोनों डीज के यहाँ मध्य में एक कोई स्रोत होता है जिससे हम धन आवेशित कण को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ से मान लो धन आवेशित कण जैसे ही उत्पन्न हुआ, तो धन आवेशित कण जैसे उत्पन्न होगा तो उस समय D1 जो होता है वो पॉजिटिव पर होता है और D2 नेगेटिव होता है। तो यहाँ धन आवेशित कण है और यहाँ ऋणात्मक है, तो ये वाली प्लेट कैसी है, ऋण से जुड़ी है, तो ऋण की तरफ धन आवेशित कण क्या होगा, आकर्षित होगा। तो जैसे ही ये आकर्षित होगा तो कहाँ प्रवेश कर जाएगा, इस D के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही ये कण D के अंदर जाता है, D के अंदर मिलता है इसको लंबवत चुंबकीय क्षेत्र। और हम आपको लॉरेंज बल में पहले बता चुके हैं, जब कोई आवेशित कण किसी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है या लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका मार्ग एक वृत्ताकार हो जाता है। तो यहाँ पर जो धनावेशित कण है वो जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करेगा तो ये वृत्त की स्थिति ले जाएगा, वृत्ताकार मार्ग को अपनाएगा। तो जैसे ही ये आधा चक्र पूरा करता है, ठीक वैसे ही इस प्रत्यावर्ती स्रोत की ध्रुवता बदल जाती है। यानी पहले ये प्लस था और ये माइनस था, तो जैसे ही इसने आधा चक्कर पूरा किया, आधा चक्र के बाद निकलना चाहेगा तो ये वाला सिरा माइनस होगा और ये वाला सिरा प्लस होगा। माइनस की तरफ ये धनावेशित कण आकर्षित होगा, तेजी से आकर्षित होगा, गति तो इसमें है ही। जब माइनस की तरफ आकर्षित होगा तो इसकी ऊर्जा भी हर आधे चक्र में बढ़ जाती है। एक हर चक्र में इसकी ऊर्जा QV के बराबर बढ़ती है। तो ऐसे ऐसे दो आधे चक्र पूरे करता है। जब इसका एक चक्कर पूरा होता है, आधे चक्र में QV और आगे में फिर भी QV, तो पूरे एक चक्र में 2QV। एक चक्कर जब ये काटता है आवेशित कण तो इसकी ऊर्जा में 2QV की वृद्धि हो जाती है। अब हम समझ जाए कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ से चला था, इसने आधा चक्र पूरा कर लिया। जैसे ही इस D से यहाँ से यहाँ पहुँचा तो इसकी ऊर्जा बढ़ गई, QV से क्या हो गई 2QV, और इसको फिर D के अंदर ये प्रवेश करेगा। D के अंदर क्या मिला इसे, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र। और जैसे ही लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लेगा तो ये उसमें 90 डिग्री पे या लंबवत प्रवेश करेगा तो फिर से वृत्त का मार्ग अपना लेगा, वृत्तीय मार्ग पर गति करेगा। जैसे ही यहाँ इस बिंदु पर पहुंचेगा, इसके जैसे ही बाहर निकलेगा फिर से ये वाला सिरा पॉजिटिव और ये सिरा नेगेटिव। तो D2 नेगेटिव हो गया तो D2 की तरफ क्या होगा, ये आकर्षित होगा, फिर से इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी QV। जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, इसके अंदर प्रवेश कराएगा, फिर से वृत्तीय मार्ग में अनुसरण करेगा। तो हर आधे चक्र के बाद इस प्रत्यावर्ती स्रोत की ध्रुवता बदल जाती है, जिसकी वजह से
ये जो है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट या एक डी से दूसरे डी में प्रवेश कर जाता है, और हर आधे चक्र में जैसे ही ये प्रवेश करता है तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। एक आधे चक्र में इसकी ऊर्जा क्यूबी बढ़ती है, और पूरे एक चक्र में 2 क्यूबी के बराबर की ऊर्जा बढ़ जाती है। और ये वृत्तीय मार्ग पर अब इसमें हो क्या रहा है, वास्तव में जब इसकी ऊर्जा बढ़ेगी तो इसका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो ये वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या भी बढ़ जाती है। ठीक है, और वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या का मान r बराबर mv अपॉन क्यूबी के बाद जब वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी। लेकिन पहले एक चक्कर काटने में इसको जो समय लग रहा था अब भी उतना ही समय लगेगा, क्योंकि आवर्त काल कभी भी इसके वेग पर निर्भर नहीं करता, यहाँ ना ही इसकी त्रिज्या उस पर। क्यों? तो जैसे ही इसका वेग बढ़ता है त्रिज्या भी बढ़ जाती। पहले छोटा चक्कर पूरा करने में वेग कम था तो समय जो लग रहा था, अब बड़ा चक्कर पूरा करने में वेग बढ़ गया, त्रिज्या बढ़ गई, पर समय उतना ही लग रहा। क्यों? क्योंकि वेग बढ़ गया इसलिए समय उतना ही लग रहा है। तो ऐसे ऐसे हर चक्र में इसका वेग बढ़ता जाता है। लास्ट में जाके जब ये डी के बिल्कुल किनारों पर आ जाता है तो यहाँ विक्षेपक प्लेट की सहायता से या कोई लक्ष्य नाविक होता है उसकी सहायता से इस धन आवेशित किरण पुंज को बाहर निकाल लिया जाता है। तो जब ये किनारे से जब बिल्कुल आता है तो उस स्थिति में ये उच्चतम ऊर्जा प्राप्त कर चुका होता है। तो इस तरह से हम उच्च ऊर्जा के धन आवेशित कणों को हम इस युक्ति की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये दर्शाया है कि जब D1 प्लस पर होता है और D2 माइनस पर होता है तो यहाँ से जो धनावेशित कण है इसकी तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि ये धनावेशित है और ये ऋण है। तो जब इसकी तरफ आकर्षित होता है तो इसमें जब वो प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होता है, तो आधा वृत्त बन गया, यानी वृत्तीय मार्ग का अनुसरण। जैसे यहाँ से यहाँ आता है तो इसकी ध्रुवता बदल जाती है। तो देखो ये अगली ध्रुवता ही आ गई है माइनस से प्लस। तो जब माइनस से प्लस होता है इतना चक्र काट लिया, माइनस से प्लस की तरफ फिर आकर्षित होता है क्योंकि धन आवेशित कण है, फिर आधा वृत्त, फिर ऐसे ऐसे करते करते ये वृत्तीय मार्ग का अनुसरण करता है और हर आधे चक्र में ऊर्जा में वृद्धि करता है। समय टी पर यहाँ स्थिति होती है T+2/2, यानी आधे चक्र के बाद इनकी ध्रुवता बदल जाती है। इसमें एक वो आता है आपका रेडियो दोलित आवृत्ति। इस साइक्लोट्रॉन की एक विशेषता ये होती है कि इसमें जो चक्र लगा रहा है आवेशित कण उसकी आवृत्ति माने 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, तो उसकी आवृत्ति प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ जैसे ही ये आधा चक्कर पूरा करे इसकी ध्रुवता बदल जानी चाहिए, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाना चाहिए। तो प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति इस आवेशित कण के चक्कर लगाने की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, और इस प्रकार की आवृत्ति को हम साइक्लोट्रॉन आवृत्ति या अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। तो साइक्लोट्रॉन में हमें क्या करना है, गणितीय विश्लेषण करना है या अधिकतम ऊर्जा के सूत्र की स्थापना करनी है। तो हमने क्या देखा था कि जो धनावेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र में भी गति करता है और विद्युत क्षेत्र में भी गति करता है। तो इसका मतलब जब वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है लंबवत, तो उस स्थिति में वो वृत्तीय मार्ग का अनुसरण करता है, यानी वो वृत्तीय मार्ग पे चला जाता है। तो वृत्तीय मार्ग के लिए आवश्यक क्या है, अभिकेंद्रीय बल। तो वो अभिकेंद्रीय बल उसको कहाँ से मिलता है, चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। चुंबकीय बल का मान QV sin थीटा होता है, पर थीटा बराबर 90 डिग्री, इसलिए QV। तो अभिकेंद्रीय बल बराबर किसके होगा, चुंबकीय बल के। अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r। चुंबकीय बल होता है QVV sin थीटा। थीटा बराबर क्या है, लंबवत प्रवेश कर रहा है तो 90 डिग्री, तो इसलिए sin 90 का मान क्या हो गया, 1, इसलिए सीधा QVV लिखा जाता है, जहाँ Q आवेश है उस आवेशित कण का, V उसका वेग है और V चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसमें वो लंबवत प्रवेश कर रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से दोनों पक्षों में यहाँ 1/1 कर दिया तो एक वेग यहाँ से कट जाएगा, V से भी कट जाएगा, तो क्या होगा mv/r। तो mv/r बराबर QV को यहाँ ले आए, R को यहाँ ले गए, तो क्या हो गया, R बराबर mv/QV। द्रव्यमान इंटू वेग होता है रैखिक संवेग, तो कण का रैखिक संवेग क्या आ गया, P आ गया। तो यहाँ हम P की जगह यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, R बराबर mv/QV या P/QV। तो R बराबर क्या आया, P/QV। आगे जाके हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, R बराबर P/QV को P बराबर QVR, इसका भी इस्तेमाल आगे करेंगे जो हम बता देंगे आपको। R जहाँ वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है, P रैखिक संवेग है जिसका मान P बराबर m × E के बराबर है। ये तो आ गया आपका
वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। अब हम देखते हैं आवर्तकाल कितना है। आवर्तकाल किसको कहते हैं? एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो एक पूरा जब चक्कर करेगा तो कितनी घूम जाएगा? वृत्त की परिधि पे घूम रहा है तो वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, तो 2πr। और वेग किससे चल रहा है? v वेग से गति कर रहा है। तो अब यहाँ लिख दिया हमने 2π r का मान यहाँ से लिख दिया mv/qv। mv/qv v पहले से था तो यहाँ से एक v से v कट जाएगा, 2πm/qv। तो 2πm/qv पहली चीज तो आ गई आवर्तकाल। अर्धवृत्त में लगा समय, आधा वृत्त में कितना समय लगेगा? इससे ठीक आधा लगेगा, तो t/2 आ जाएगा। तो हम इसमें क्या करें, या तो इसमें दोनों पक्षों से 2 का भाग दे दें इस सूत्र में, या 2 को यहाँ से हटा के इधर ले आओ तो t/2 हो जाएगा। ये जो 2 था यहाँ 2πm है, यहाँ से 2 ले आए तो t/2 आधे वृत्त में लगा समय t/2 बराबर πm/qv। इसके बाद आवृत्ति जो होती है वो 1/, आवर्तकाल के बराबर होती है। तो जो आवर्तकाल का सूत्र था t/2πm/q, इसका उल्टा हो जाएगा qv/2πm। तो इससे आवृत्ति निकल जाएगी। फिर आती है कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति को कहते हैं ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, जो 2π/t के बराबर होती है, या 2π न्यू के बराबर होती है। आवृत्ति को क्या कहते हैं? न्यू, 2π न्यू। तो 2π की जगह 2π न्यू का मान लिख दिया हमने। कहाँ से लिखा? qv/2πm, qv/2πm। 2π से 2π कट गया, क्या बच्चा? qv/m। तो ये कोणीय आवृत्ति क्या आई है? qv/m के। इसके बाद फिर गतिज ऊर्जा हम जानते हैं क्या होती है? E के। गतिज ऊर्जा का मान होता है 1/2 mv²। तो 1/2 m, ठीक है, ये v का मान qvr/m। अब देखो v का मान यहाँ से निकलेगा qvr/m, r बराबर mv/qv। तो qvr बराबर mv क्या निकलेगा? qvr बराबर mv। तो हमें किसका मान चाहिए? v का। तो क्या आएगा? qvr/m। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/2 m, v का मान qvr/m, और इसका होल स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर पूरा तोड़ देंगे, क्या आएगा? q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 m q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर m का स्क्वायर। एक m से m कट जाएगा, तो क्या बचा? q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर 2m, q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर 2। ये कण की गतिज ऊर्जा है। हमने आपको बताया था ये जो कण है, ये जो गतिज ऊर्जा है, पहले आधे चक्र में, हर आधे चक्र में गतिज ऊर्जा में क्या होती जाती थी? वृद्धि होती जाती, क्यूवी की वृद्धि होती जाती है। तो ये गतिज ऊर्जा इतनी है। गतिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती है, और सबसे अधिक गतिज ऊर्जा कब होगी? जब ये कण इसके किनारे से जाएगा। किसके? डीज के। इसमें हम डीज में देखें, ये डी के जब किनारे से जाएगा तो लगभग ये यहाँ से यहाँ तक इस पूरी त्रिज्या आ जाएगी इसकी लगभग। तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक कब होगी? जब ये किनारे से निकलेगा, ये जब यहाँ तक पहुँच जाएगा वृत्तीय मार्ग पे घूमते घूमते, कहाँ? किनारे वाली इस पे। तो जब लगभग इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? ऐसी स्थिति में इसके वृत्तीय मार्ग की जो त्रिज्या होगी वो डी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो स्मॉल आर का मान क्या हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर, यानी डी की त्रिज्या के बराबर। तो ऐसी स्थिति में गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिकतम। ई के का मान ई मैक्स हो जाएगा। और ई मैक्स का मान कितना है? ये रहा। सिर्फ आर में कैपिटल आर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर r स्क्वायर 2m। लेकिन ये अधिकतम जब गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी तब ऐसे ऐसे ये n चक्कर काट चुका है। एक चक्कर में, आधे चक्कर में QV ऊर्जा बढ़ती है, तो एक चक्कर में QV प्लस QV 2V, n चक्करों में, एक चक्कर में 2QV, तो n चक्करों में 2QV इंटू n। ये पूरी अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये ऊर्जा इस ऊर्जा की क्या होगी? बराबर होगी। तो हमें लास्ट में जाके जो सूत्र मिलेगा, यानी जब ये अधिकतम ऊर्जा प्राप्त कर लेगा तब हम ये पता करना चाहते हैं कि ये कितने चक्कर पूरे इसने कर लिए। तो हम दोनों ऊर्जाओं को क्या कर दें? बराबर 2QV इंटू n बराबर q स्क्वायर v स्क्वायर और r स्क्वायर 2m। तो n निकालना है, n निकालना तो इसका भाग हो गया, तो क्या हो? यहाँ से एक तो q कट जाएगा, एक अब बचा यहाँ 2v, तो ये आ गया qv स्क्वायर r स्क्वायर और 4mv। इस तरह से आ जाएगा ये 1/4 QV स्क्वायर r स्क्वायर mv। तो इस तरह से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। और इससे हम क्या पता कर सकते हैं? इससे हम पता कर सकते हैं कि ये जो है जब ये गति करेगा तो n चक्कर, यानी जब उच्चतम ऊर्जा प्राप्त कर लेगा तो n चक्कर लगाएगा, तो n चक्करों की संख्या हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं।